So S vector is in this side, A vector is in this side. So this was called as alpha dash vector. Alpha dash vector. So how to calculate alpha dash vector? tan alpha से बिल्कुल सेम फार्मूला जो हमने इधर निकाला है, बट ओनली डिफरेंस इज प्लस शुड बी कन्वर्टेड टू माइनस ए बी साइन थीटा बी कॉस थीटा माइनस, ये लास्ट टाइम बेटे अपन ने करा। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर समझाया, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। नाउ आई एम टेलिंग यू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। Dot product of two vectors. Suppose this is your A vector and this is your B vector, and the larger angle between their direction is this larger angle. Don't take it, rather take the smaller angle between their directions. Once A, B and theta are known, this dot product by definition is equal to AB cos theta. This is the answer of dot product. ओके, ध्यान से सुनना बेटे, इन सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड हैं। और मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूं कि बच्चे अभी एंटर कर रहे हैं रूम में। अब अगर इन्हीं दो वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता, क्रॉस, तो रिमेंबर क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ब्रैकेट के अंदर अंदर इसका मैग्नीट्यूड होगा, ब्रैकेट के बाहर मैं कुछ लिखूंगा वो डायरेक्शन देगा। जबकि स्केलर प्रोडक्ट में ओनली मैग्नीट्यूड ही होता है, नो डायरेक्शन। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का मतलब एक ही होता है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों का मतलब एक ही। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों का मतलब एक ही होता है। तो क्या है इसका मैग्नीट्यूड? ए बी साइन थीटा। देखो इसमें साइन, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन, उसमें कॉस था, पर क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर बताने के लिए हमें यहाँ पर डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर होता है बेटे, ध्यान से सुनो, वो वेक्टर होता है एन कैप, यूनिट वेक्टर। आई एम राइटिंग एन कैप यूनिट वेक्टर। अब बच्चा कहता है सर व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर? पहली बात, यूनिट वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। ओके सर, जो इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करके जो नया वेक्टर आया उसकी डायरेक्शन होगी। लेकिन सर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालनी है? तो उसके लिए आपको इसकी डायरेक्शन के लिए यूज राइट हैंड पाम रूल, यूज राइट हैंड पाम रूल। सर वो क्या होता है? देखो बेटे, आपके दोनों वेक्टर्स देखो ध्यान से, लेफ्ट साइड पर कौन लिखा हुआ है? ए वेक्टर। जो लेफ्ट साइड का वेक्टर लिखा हुआ है उसको राइट हैंड की हथेली से आपने दूसरे वेक्टर की तरफ पुश करना है। तो इसी डायग्राम में आओ वापस। तो मैंने ए वेक्टर को is assumed to be pushed by the palm of the right hand towards B vector through theta। तो मेरे को ऐसे घुमाना पड़ेगा अपना हाथ, राइट दाएं हाथ की हथेली से लेफ्ट वेक्टर को राइट वेक्टर की तरफ पुश करो थ्रू थीटा, थीटा की तरफ, नॉट थ्रू फाई, स्मॉलर एंगल की तरफ से। ऐसे लेके गए तो आपका अंगूठा जिधर को है, अंगूठा देखो, मेरा अंगूठा, the thumb is perpendicularly outward from this digital board। तो जिधर को अंगूठा है बेटे वही एन कैप की डायरेक्शन देगा। राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं इसको, इसको राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हैं। ओके, इंग्लिश में क्या बोलूं? इफ लेफ्ट वेक्टर ए is made to push by the palm of the right hand through theta towards B, then in whatever direction the thumb is pointing,
that gives the direction of unit vector n cap, and whatever will be the direction of n cap, the same is going to be the direction of c vector. What is c vector? c vector इस पूरे को c vector बोल दिया मैंने। ओके, तो इस तरह से मैंने अपने बच्चों को क्रॉस प्रोडक्ट भी सिखाया। ठीक है, अब हम एक आधा क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े, फिर हम आगे कुछ और काम करेंगे। ठीक है, शाबाश, सभी बच्चे देखो, योर अटेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन बेटे, प्लीज लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ए and they are inclined at angle 120 degree. The magnitude of the resultant is how much? निकाल सकता है कोई बच्चा? देखो बेटे, जब उसने बोला ना मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब है एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स, एडिशन। तो क्या मैंने आपको इसका मैग्नीट्यूड सिखाया है? ये सिखाया, ये मैग्नीट्यूड सिखाया। लगाओ इस फार्मूले को सभी बच्चे, शाबाश। पिक अप योर पेन एंड ट्राई टू सॉल्व, try to solve first question using this formula. दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर कर देना और cos थीटा, थीटा की जगह 120 डिग्री लिखना है बेटे आपने, 120 डिग्री। तो इस फार्मूले को आप लगाओगे, व्हाट विल बी द आंसर? आर वेक्टर ए वेक्टर स्क्वायर प्लस ए वेक्टर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए कॉस ऑफ 120 डिग्री। इसको सॉल्व करना है आपने, शाबाश। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 10th लेवल का क्वेश्चन रह गया है, सॉल्व करके दिखाओ इसको और मेरे को बताओ कौन सी ऑप्शन सही है। व्हाट इज योर पिक्ड अप ऑप्शन? अकॉर्डिंगली रेज योर फिंगर्स। If you say fourth option is correct, then 4 fingers should be raised. Let me see what is your picked up option. सभी को ए क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। करो बेटे, जल्दी करो कैलकुलेशंस। क्या आपको cos 120 डिग्री नहीं पता? अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताऊं, इट इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस 1/2। शाबाश, ट्राई योर बेस्ट। cos 120 डिग्री इज इक्वल टू माइनस हाफ। जल्दी से सॉल्व कर दो अब तो यार, छोटी सी कैलकुलेशंस को पता नहीं इतना टाइम क्यों लगाते हैं बच्चे। So what I am observing, nobody is telling from non-medical, about 12 students sitting, I think. Medical, about 50 students. Nobody is telling. So I should conclude that calculation ability is poor. चलो भाई देखो फिर, तो जैसे ही मैं इसको a लिखूंगा, ये बन गया बेटे 2a² फ्रंट वाला, ये दोनों ऐड होकर, और लास्ट में बना -2a² और cos 120 डिग्री को माइनस हाफ लिखा। तो इन द नेक्स्ट स्टेप ये माइनस माइनस प्लस बन गया, इस 2 से हाफ वाला 2 कट गया, तो r becomes 2a² plus a², so it becomes 3a²। अब अंडर रूट अलग अलग कर सकते हैं, r इज इक्वल टू √3 साथ में a। देखो ये एक भी बच्चा ये कैलकुलेशन नहीं कर सका, या किसी का आ गया था इतना? अगर किसी का इतना आ गया था, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, अगर किसी का इतना आ गया था
नॉन मेडिकल में बच्चे क्लेम कर रहे हैं भाई, शाबाश बच्चे। मेडिकल में एक भी बच्चा नहीं है बेटे जो कैलकुलेशन कर सके इतनी। ये तो प्रॉब्लमेटिक बात है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन बेटे, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में ए वेक्टर of magnitude 20 Newton makes angle theta 60 degree with the positive x-axis. Its x component is। ये क्वेश्चन आपने सुनो, ये करना आपने है, लेकिन उसके लिए मैं आपका कॉन्सेप्ट बना रहा हूं। सभी बच्चे ध्यान से देखें कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट फॉर सेकंड क्वेश्चन। देखो बेटे, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेजोल्यूशन का मतलब रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब ब्रेक। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर किसमें बच्चे, इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट बनाऊंगा, क्योंकि वो दोनों कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री होंगे और रेक्टेंगल का ईच एंगल भी 90 डिग्री होता है, इसलिए उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहा जाएगा। एग्जांपल, ये मेरा ए वेक्टर है, ओके। फिर क्या करूं, फिर जहां से ये शुरू हो रहा है वहां पर मैं एक वर्टिकल एक्सिस लगा दिया, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस निकाल दिया, दोनों ही एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं, ओके। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, या तो इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, या रेक्टेंगुलर एक्सिस बोलते हैं, या एक नाम और भी है, ऑर्थोगोनल एक्सिस। और ये हो गया हमारा ओरिजिन। मान लो हमारे ए वेक्टर ने इन दोनों एक्सिस में से किसी एक के साथ एंगल बना रखा, चाहे इधर बना लो चाहे इधर बना लो। मान लो इधर बना लेते हैं थीटा एंगल, ओके। तो जिस तरफ एंगल बना होता है उस तरफ परपेंडिकुलर ड्रा करके हमें कोसाइन कंपोनेंट मिलता है। तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा करा, इसने एक्स एक्सिस को यहां तक काटा, तो यहां वाला कंपोनेंट, ये वाला ए कॉस थीटा होता है, कोसाइन कंपोनेंट। और क्योंकि ये ए कॉस थीटा है, एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसको हम ए सबस्क्रिप्ट एक्स बोल देते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ। और एक देखो, जिस तरफ एंगल नहीं बना होता बेटे उधर भी परपेंडिकुलर ड्रा करो। देखो इस तरफ एंगल नहीं बना, राइट, जिधर नहीं बना उस तरफ का कंपोनेंट होता है ए साइन थीटा। और उस क्योंकि वो वाई एक्सिस की तरफ है, हम उसको ए सबस्क्रिप्ट वाई बोलेंगे, ओके। एक चीज और सीखो, जब हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो, तो जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ होता है उसको आई कैप से लिखते हैं, वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है इसको जे कैप से लिखते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और अगर जेड एक्सिस होती तो यूनिट वेक्टर के कैप होता। अब ध्यान से सुनना, अब सबसे खास बात लिखने लगाऊं, सबसे खास बात, अगर ए वेक्टर के दो कंपोनेंट करने हैं, क्योंकि वेक्टर के कंपोनेंट वेक्टर ही हो सकते हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड दिखाने के साथ साथ डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी। तो मैंने एक्स कंपोनेंट लिया, ए सबस्क्रिप्ट एक्स, और क्योंकि वो उधर को जा रहा है और उस तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप है, तो मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये पूरे का पूरा एक्स कंपोनेंट हो गया वेक्टर का। और दूसरा जा रहा है ऊपर को, वो कौन सा है, ए वाई, राइट बेटे। ऊपर को कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप, उससे मल्टीप्लाई कर दो दोनों। ये दूसरा कंपोनेंट हो गया वाई कंपोनेंट, इनको ऐड कर दो। ऐड करने से हमारे पास ये आंसर मिला। और जरूरत पड़ने पर ए एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दो, ए वाई की वैल्यू यहां पुट। अब आप सेकंड क्वेश्चन करो, शाबाश, ट्राई योर बेस्ट।
बेटे अब असाइनमेंट पे अटैक करो, स्पिरिट होनी चाहिए आपके अंदर। अब इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए सेकंड क्वेश्चन करो। सेकंड क्वेश्चन, बेटे कौन सा ऑप्शन है? रेज योर फिंगर। कमाल है यार, थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है। ए सब्सक्रिप्ट एक्स कंपोनेंट उसने पूछा हुआ है, ए की वैल्यू 20 न्यूटन दे रखी है। इसमें बात ही क्या है यार, खराब है ये तो। भाई एक्स एक्सिस की तरफ का कंपोनेंट पूछा हुआ है उसने, ए सब्सक्रिप्ट एक्स आई कैप, ये पूछा हुआ है। तो आप क्या लिखोगे? ए कॉस थीटा आई कैप। तो ए की वैल्यू उसने दे तो रखी है 20 न्यूटन, और कॉस ऑफ 60 डिग्री, आई कैप वैसे ही लग जाएगा। अब तो सॉल्व कर दो भाई, सॉल्व करके मेरे को करेक्ट ऑप्शन बताओ। इसका मतलब है मेरे को एक एक बच्चे को नाम लेके बुलाना पड़ेगा, जब कोई नहीं बोलेगा तो मैं सबको बुलाऊंगा फिर। अब आ जाओ, आ जा भाई। अभिनूर ब्राड, आ जा, शुरू करते हैं। अभिनूर ब्राड मेडिकल स्टूडेंट, माइक पे आ जाए, जल्दी करो जल्दी। अभिनूर ब्राड, सर देखना कौन है बच्चा, अभिनूर ब्राड, माइक पे भेजो इसको। सर देखना ये बच्चा उठ नहीं रहा, प्लीज, क्लास में बैठा है लेकिन उठ नहीं रहा, प्लीज आप मेरा साथ दो। अभिनूर ब्राड को माइक पर भेजो सर, क्योंकि कोई भी बच्चा साथ नहीं देता, मैं सबको बुलाऊंगा। ये मेडिकल का स्टूडेंट है। मेडिकल से तो सब एब्सेंट हो गए सर। वो बैच शिफ्ट हो गया, अच्छा, ओके। चलो, एक और बच्चा इसी में, गुरलीन कौर। गुरलीन कौर आ जाओ माइक पर, गुरलीन कौर माइक पर आ जाओ, मेडिकल। पता नहीं भाई, शायद सेक्शन ही लग गया, कोई नहीं आ रहा। चलो, सर नॉन मेडिकल में से बुला लो कोई। नॉन मेडिकल में बेटे ये ब्लैक ब्लू टी शर्ट वाला बच्चा है सबसे आगे बैठा जो, आओ बच्चे आओ, स्पेक्स वाला बच्चा। हाँ बेटे कोशिश करो, शाबाश। सर सी ऑप्शन। एक इसमें बच्चा कह रहा है सी ऑप्शन, तो मैं करके देखता हूँ। देखो बेटे, जो कॉस 60 डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है हाफ, और 20 से आपने मल्टीप्लाई करा, तो ये बन गया 10 i कैप। ये क्या कंपोनेंट बन गया? एक्स कंपोनेंट। लेकिन हमसे तो उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो जब इसका मैग्नीट्यूड पूछते हैं ना, इसका मैग्नीट्यूड, तो उसके मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉड लगा के यूनिट वेक्टर को छोड़ दो, फिर अकेला एक्स, तो यूनिट वेक्टर को छोड़ देंगे तो 10 आ गया बच्चे आंसर। सो नॉन मेडिकल को शाबाश दी जाती है, क्योंकि इन्होंने सी ऑप्शन सही बताया। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सही कौन सा है? सी। मेडिकल स्टूडेंट्स, अब याद रहे मैं डायरेक्ट ही बोल रहा हूं, कौन सा बच्चा सुन लो। दीवार वाली साइड पे येलो टी शर्ट येलो टर्बन में सबसे पहले बेंच पर जो बच्चा बैठा है, सबसे पहले बेंच पर जो बच्चा बैठा, वो जरा आ जाए बाहर माइक पर। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। थर्ड क्वेश्चन कैसे करोगे? एवरीबॉडी रीड प्लीज।
A vector has components -4 and 3. Which quadrant does the vector lies in? अगर छोटी क्लासों में ग्राफ पेपर पड़े हुए हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 बताओ, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? बाकी बच्चे सेकंड कह रहा है बच्चा। अब यहाँ खड़े रहना, जाना मत। इस बच्चे का आंसर है सेकंड। अब हम देखते हैं ये सही है कि नहीं। देखो बेटे, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस। याद रखना, एक मेमोरी टूल होता है। चलो इसमें सुनो, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं इसमें फर्स्ट में, और एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड में। लेकिन सेकंड वाले में एक्स नेगेटिव हो जाता है, वाई पॉजिटिव ही रहता है। और फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव हो जाता है। अब उसने हमें क्या बताया हुआ है? -4 और 3। देखो बेटे, -4 और 3, इसका मतलब ये हमारे लिए x की वैल्यू और y की वैल्यू दे रखी है। तो x क्या है? नेगेटिव। y क्या है? पॉजिटिव। देखो कहाँ मैच करता है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें मैच कर गया। तो इसका मतलब है हमारे बच्चे ने सही आंसर दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। शाबाश, बैठो बेटे, बैठो, गुड आंसर। अभी नॉन मेडिकल में एक बच्चा देगा जवाब। सेंट्रल लाइन में एक ही बच्चा बैठा, वो आ जाए माइक पर। सेंट्रल लाइन में नॉन मेडिकल में एक बच्चा बैठा है। ट्राई टू सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, the maximum and minimum magnitude of the resultant of two vectors is 14 and 2. What are these magnitudes? Vectors. शाबाश, कैसे करोगे? नहीं बता रहा बच्चा। तो मेडिकल के स्टूडेंट ने बता दिया, नॉन मेडिकल का नहीं बता रहा। अगर नॉन मेडिकल में एक रेड रेड टी शर्ट में गर्ल बैठी है, आ जाओ माइक पर। नॉन मेडिकल रेड टी शर्ट, अभी तक पहुंच जानी चाहिए थी माइक पर। लेजी स्टूडेंट, करो इसको, कैसे करना बताओ, बताओ कैसे बताना है, कैसे करोगी? व्हाट इज द मेथड? तो गुड़िया माइक पर आके हंसने लग गई बस, और कुछ नहीं किया उसने। चलो बैठो दोनों बच्चे। नॉन मेडिकल के दोनों बच्चे इस बार नहीं जवाब दे पाए बेटे, लेकिन मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन। देखो बैठो अपनी सीट पे नॉन मेडिकल के बच्चे, मैं आपको बताता हूँ कैसा करना है। रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस बी वेक्टर तो था ही था ना, तो इसका मैग्नीट्यूड टीचर ने क्या सिखाया था आपको? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। सर ये सिखाया था आपने, ओके। अब इस वेक्टर को आपने मैक्सिमम भी करना है, मिनिमम भी करना है। मैक्सिमम कब होएगा? जब आर की वैल्यू मैक्सिमम तब होती है बेटे जब थीटा 0 डिग्री हो। जब थीटा 0 डिग्री हो, यानी ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में हो। और आर की वैल्यू मिनिमम तब होती है, मिनिमम, जब हमारा थीटा 180 डिग्री का हो, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट, ओके। तो अब हम इसमें मैक्सिमम लगा के देखते हैं। जब मैक्सिमम लगाया तो ध्यान से सुनो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी
कॉस ऑफ 0 डिग्री जब रखेंगे तो वो 1 आता है बेटे, अंडर रूट आ गया यहाँ r। करो सॉल्व आ गया आप अपना। एक मिनट जरा। तो बेटे आपने देखा, योर अटेंशन, तो जैसे ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर से रूट है, तो ये कट के a प्लस बी आ गया। तो आगे से याद भी रखना है कि r मैक्सिमम तब होता है जब इनको डायरेक्ट ऐड कर दो। बस मैं सीधा भी बता सकता था, पर लॉजिक से बताना चाहता था कि थीटा को 0 डिग्री पुट करने पर मैक्सिमम आता है बेटे। इसी तरह से जब आप r मिनिमम पुट करोगे ना 180 डिग्री, cos 180 डिग्री होता है -1, तो r मिनिमम की वैल्यू सॉल्व करके a माइनस बी निकलेगी। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में मैक्सिमम उसने दे रखा है 14 और मिनिमम दे रखा है 2 दे रखा है मिनिमम। तो आपसे a की वैल्यू पूछी हुई है और b की वैल्यू पूछी हुई है, दोनों क्वेश्चन मार्क हैं। तो बस वेरी सिंपल बेटे, इन दोनों को ऐड कर दो पहले, 14 और 2 16, ठीक है, ऐड करने से, और a से b आपस में कट गए क्योंकि अलजेब्रिक साइन अलग अलग है, लेकिन a ऐड हो गए। यहां से सीधी बात है, a इज इक्वल टू 16/2, 8 यूनिट्स आ गया, a आ गया 8। अब a को यहां रख दो, यहां रख दो 8 को, और इधर ले जाओ, b आ जाएगा। b नेचुरली क्या आएगा, 14 माइनस 8, 6 आ गया। जितने बच्चों को ये समझ आ गया रेज योर हैंड, रेज योर हैंड बेटे। अच्छा, जिनको नहीं समझ आया फिर बोर्ड पे बुलाता हूँ। अगर बचना है तो सच सच बता दो, जिनको ये समझ आ गया रेज योर हैंड। देख लूं किसका नहीं हाथ खड़ा, उसको ही बुलाता हूँ बोर्ड। ओके, तो इट मीन्स मोर और लेस बच्चों को समझ आ गया, और जिन बच्चों को हाथ उठाने में सुस्ती है उनकी जबरदस्ती सुस्ती मैंने दूर करी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। शाबाश, कैसे करोगे इसको? दो वेक्टरों की एडिशन का मैग्नीट्यूड और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, दोनों वेक्टरों में कितना एंगल है? ट्राई टू सॉल्व इट। शाबाश, दो फार्मूले मैंने बताए थे अंडर रूट वाले, अंडर रूट वाले दो फार्मूले बताए थे आज, दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी बेटे। एक s का मैग्नीट्यूड, एक r का मैग्नीट्यूड, दोनों फार्मूले आज बताए थे। सर जरा क्रॉस चेक करना, कौन सा बच्चा ट्राई भी नहीं कर रहा। कम से कम इतना हमारा फर्ज बनता है टीचर्स का कि उस बच्चे को प्रिंसिपल के सामने खड़ा करें जो कोशिश भी नहीं कर रहा। लेजी बच्चे हमने करने क्या है, हमारा रिजल्ट खराब करेंगे, कहीं और ले जाए जाके एडमिशन। तो टीचर ने आर का मैग्नीट्यूड बताया था ये वाला बेटे, और वैसे ये आर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट वाला फार्मूला था क्या, ये था ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। ऐसे ही टीचर ने आपको सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सिखाया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा अंडर रूट, और यहां पर ए माइनस बी लिखना है।
ओके, ए माइनस बी बेटे, दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, एस और आर को, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखे हैं बोथ आर इक्वल, और दोनों को इक्वेट करके मेरे को थीटा बताओ कितने, जल्दी करो, इक्वेट करके सॉल्व करो। इतनी छोटी कैलकुलेशंस भी इतनी देर से हो रही है बेटे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ओनली 10th क्लास, 10th लेवल का क्वेश्चन है। अब ये दोनों को इक्वेट कर दो और थीटा बताओ। अंडर रूट को कैसे हटाओगे, कोई बच्चा बोल के बताए, हाउ विल यू रिमूव द अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इतनी बात भी टीचर बताएगा। देखो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो, शाबाश बेटे। इनको आपस में इक्वेट करके थीटा बता दो। कोई बच्चा नॉन मेडिकल में, एक बच्चा तो उठे कम से कम, कोई नहीं बता रहा। मेडिकल में कम से कम एक बच्चा 50 में से जो छोटी मोटी कैलकुलेशन कर सके। चलो भाई नकल मारो टीचर की फिर, लो मेरी नकल मार लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा हमने लिखा इधर अंडर रूट, उधर लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा अंडर रूट। लेकिन अंडर रूट को हटाना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयर करते ही अंडर रूट खत्म हो गया स्क्वेयर से। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएंगे दोनों तरफ, क्योंकि ये इक्वालिटी के दोनों तरफ आ रहे हैं बच्चे। तो अब इसको भी इधर ले आओ, ये 2 और 2 4 बन जाएंगे, 4ab cos थीटा इक्वल टू 0 बचा उधर 0। तो cos थीटा किसके बराबर हो गया, 0/4ab, मतलब 0। तो cos 0 होता कहां पर है बेटे, जब cos 0 आपने याद करा होगा, 0 वैल्यू जब दो एंगल आपस में 90 डिग्री पर हो, तो 0 को हमने cos 90 से रिप्लेस कर दिया, cos cos कट, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान, यानी कि आप कह सकते हो 10th से भी छोटे लेवल का। ये इसी तरह से वेक्टर के और क्वेश्चंस हैं, ये आप पर्सनल लेवल पे कोशिश करो। अब मैं अपने बच्चों को एक नया कॉन्सेप्ट बनवाना चाहता हूं आज, ठीक है? क्वेश्चन आपने करने हैं जरूर, मैं सारे नहीं करा रहा। न्यू कॉन्सेप्ट बनने लगा, ध्यान से सुन लेना, न्यू कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है, ध्यान से सुनना, ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल, इसमें से मैं आपको रिजल्ट रिजल्ट समझाऊंगा, डेरिवेशंस तो क्लास टीचर को करवानी ही पड़ेगी। कोई बच्चा मेरे को बताओ इसके बारे में, अगर क्लास में थोड़ी बहुत बात हो चुकी है तो यह रेज योर हैंड, शाबाश। अगर थोड़ा सा भी बता दिया सर ने तो इसका मतलब है नहीं बताया। तो आप ध्यान से सुनना अब, ओके? देखो बेटे ध्यान से सुनना, मान लीजिए यहां पर एक फुटबॉलर है, फुटबॉलर, ठीक है? ये फुटबॉलर इस फुटबॉल को किक लगाता है,
इस फुटबॉल को किक लगाता है। जैसे ही इसको ये किक लगाता है, व्हाट हैपन्स, ये फुटबॉल किक लगाने से यहां से ऐसे जाती है, यहां पड़ी थी, यहां से ऐसे जाती है और ऐसे गिर जाती है, यहां से ऐसे जाती है और ऐसे गिर जाती है बेटे, ग्राउंड लेवल पर। याद रहे, जिस पॉइंट से फेंका उसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, जिस पॉइंट पर गिरी उसको पॉइंट ऑफ फॉल बोलते हैं। ओके। और जो बॉडी जाकर गिरती है यानी कि फुटबॉल, उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। और इस आर्टिकल का नाम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है अंडर टू कंडीशंस। पहले, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ फॉल एक ही लेवल पे होने चाहिए, ऊंचे नीचे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल समतल, जैसे फुटबॉल का ग्राउंड। अब फुटबॉल को किक मार दो या क्रिकेट का शॉट लगा दो या आर्मी के सोल्जर के द्वारा बॉम्ब फिकवा दो, ये सारे प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। और इसके अंदर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करना है। एयर रेजिस्टेंस अगर है उसको इग्नोर करना है, क्योंकि आपकी छोटी क्लास है, यही सिलेबस में है। और इस लड़के की प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी यू देने के बाद, इनिशियल वेलोसिटी किक लगा दी, यू दे दिया, उसके बाद कोई भी कंट्रोल नहीं है इसका। नाउ द प्रोजेक्टाइल विल मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। एक बार किक लगा दी यू वेलोसिटी से और उसके बाद ये फुटबॉल अपने ग्रेविटी के इफेक्ट से जाएगी। और एक बात, शाबाश, जब उसने किक लगाई तो जिस डायरेक्शन में किक लगाई, यू की जो डायरेक्शन है यू की, उसने जमीन के साथ कितना एंगल बनाया, उस थीटा एंगल को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब इसके अंदर मैं बड़ा फिगर बना के आपको सब कुछ समझाऊंगा। बॉल कितनी दूर जाकर गिरी, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम कितना ऊंचा गई, मैक्सिमम हाइट, टॉप वाले पॉइंट को जेड बोलते हैं, जीनत, जीनत मैंने चोटी, कितनी देर बॉडी हवा में रही, कितनी देर, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एच का फार्मूला, आर का फार्मूला, टी का फार्मूला, ये हमने समझने हैं। तो ये थी इस आर्टिकल की रफ टाइप इंट्रोडक्शन। अब हम इसको बड़े फिगर से समझते हैं। सभी बच्चे देखो, ये देखो बेटे क्या बनाने लगा टीचर। ये टीचर ने ग्राउंड की पट्टी बना दी हॉरिजॉन्टल, यहां से उसने फुटबॉल को यानी प्रोजेक्टाइल को किक लगाया और प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके गिरा। जिस पॉइंट पर गिरा पॉइंट ऑफ फॉल, जहां से फेंका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब होता है थ्रो, और टॉप के ऊपर पहुंचा जेड पॉइंट, प्रोजेक्ट, इसको बोलते हैं जीनत पॉइंट, ZENITH, जीनत मैंने चोटी होता है, टॉप। ओके। अब एक और चीज देखो, जहां इसके साथ एक टेंजेंट बनाती हुई पी पॉइंट पर, इस पूरे रास्ते के ऊपर एक टेंजेंट बनाती हुई लाइन ड्रा करी मैंने, जिसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू। ओके। और इसने कितना एंगल बनाया है जमीन के साथ, ये बन गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा से लिखा टीचर ने, राइट बेटे। और सुनो, ये जो u है इसके दो कंपोनेंट करेंगे। सभी बच्चों को पता है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम x एक्सिस लेते हैं, वर्टिकल y लेंगे। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रेजोल्यूशन ऑफ द टू वेक्टर समझाया था, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। तो मैं u के भी दो कंपोनेंट लिखूंगा, जिस तरफ एंगल बना होता है वो हो गया x कंपोनेंट u cos थीटा, और जिस तरफ एंगल नहीं बना होता वर्टिकल एक्सिस, उधर ड्रा करूंगा लाइन, तो यू वाई बनेगा यू साइन थीटा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझाया था, वहां से मैंने यू के कंपोनेंट ले लिए। ओके। अब देखो ध्यान से, मैक्सिमम कितना ऊंचा उठा, एच,
और मैक्सिमम कितना दूर जाके गिरा, हॉरिजॉन्टल रेंज। एच को आप वर्टिकल रेंज भी बोल सकते हो, अल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, मैक्सिमम हाइट भी बोल सकते हो। और पी पॉइंट से लेकर जेड तक बॉडी ऊपर को उठ रही है, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हो, ऊपर चढ़ने की इंग्लिश एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, ASCENT। कब से कब तक? पी से लेकर जेड तक। फिर जेड से लेकर एफ तक गिरती है बॉडी, जेड से लेकर एफ तक, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। डिसेंट मैंने नीचे आना। अगर इन दोनों टाइम्स को ऐड कर दिया जाए, दोनों टाइम ऐड कर दिया जाए, तो पी पॉइंट से लेकर एफ पॉइंट तक, पी से लेकर एफ पॉइंट तक जितना भी टाइम लग गया, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। इन तीनों का मैंने अपने बच्चों को फार्मूला सिखाना है, तो सीखो इसका फार्मूला। शाबाश। मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे, बशर्ते कि आप अच्छे से सुनो। देखो बेटे, आपने सबसे पहले इन तीनों को ऐसे लिख लेना है, एच, आर और टी। देखो सर इसकी डेरिवेशन भी करवाएंगे आपको, मैं आपको रिजल्ट समझाऊंगा और फिर क्वेश्चन कराऊंगा। HRT, और देखो अल्फाबेटिकली लिखे हैं, और आप मेमोरी टूल लगा सकते हो, हरियाणा रोडवेज ट्रांसपोर्ट, हरियाणा रोडवेज ट्रांसपोर्ट। चलो, ये एक बार मेमोरी टूल लग गया, तो इसका फार्मूला इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से बनेगा। आर का फार्मूला इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से बनेगा, और टी में भी ऐसे ही, दोनों ब्रैकेट्स। अब इन ब्रैकेट्स को मैं लिखने लगा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखें। सबसे पहली बात, पहली वाली ब्रैकेट में, पहले वाली ब्रैकेट तीनों फार्मूलों में सेम है, और वो है u सब्सक्रिप्ट y बाय 5। यही इधर लिखनी है, यही इधर लिखनी है, u सब्सक्रिप्ट y बाय 5। अगर बच्चा कहता है सर इसको सिंपलीफाई करके बताना, तो मैं इसको ऐसे बताऊंगा। देखो, u सब्सक्रिप्ट y बाय 5 का मतलब है, u सब्सक्रिप्ट y हमने लिखा हुआ है, ये देखो, u साइन थीटा, u साइन थीटा। और 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 को लिख सकते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हाफ, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है अप्रोक्सीमेट 10 होता है, नहीं सॉरी 9.8 होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं। यानी 5 को जब दिल करे हम इतनी वैल्यू पुट कर सकते हैं g/2। तो ये पहली ब्रैकेट को आपने लेकिन सिंपल तरीके से याद करना है, u सब्सक्रिप्ट y बाय 5, ये भी, ये भी। अब 6 ब्रैकेट्स में से 3 हमने भर दी हैं, 3 बची हुई हैं, उनको भी भर के दिखाता हूं, सभी बच्चे साथ के साथ याद करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट भरते हैं टी की, टी की दूसरी ब्रैकेट में लिखना है आपने 1, 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब दूसरी ब्रैकेट में कुछ लिखना ही नहीं। 1 का मतलब सिर्फ कुछ, जैसे इसमें मेमोरी टूल भी देखो, टी के अंदर 1 छुपा हुआ है, गौर से देखो। टी को याद रखने का तरीका, सेकंड ब्रैकेट 1 आएगी। अब आ जाओ एच में, एच में सेकंड ब्रैकेट, सुनो बेटे, एच में, एच में सेकंड ब्रैकेट लिखने लगे हैं, यू सब्सक्रिप्ट वाई था ना, वही सेम सब्सक्रिप्ट लिखना है, लेकिन लेकिन नीचे 4 से डिवाइड करने, 5 से डिवाइड करने की बजाय 4 से डिवाइड करना, 4 से। ओके। और एक चीज और देखो, अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो 20 बनता है, 5 इंटू 4। कभी जिंदगी में इनको चेंज करना पड़े तो 5 इंटू 4 20 बनता है, और जिसको आप ट्वाइस ऑफ ग्रेविटी लिख सकते हो। कभी चेंज करना पड़े पेपरों में, मैं बताऊंगा कैसे। तो आपने बस यही याद करना है, u सब्सक्रिप्ट y बाय 5, u सब्सक्रिप्ट y बाय 4, खत्म। अब रह गया r का फार्मूला बेटे, r के अंदर, और देखो वैसे ऊपर वाले में देखो, ये h में 4 छुपा हुआ है, गौर से देखो, 4 छुपा हुआ है h में, तो आपने ये 4 याद रखना है कि यहाँ 4 लगाना है। और देखो इधर r को क्या लिखना है,
आर में देखो आर की शक्ल कैसी है, इसमें कहीं ना कहीं एक्स छुपा हुआ है, तो आप यू सब्सक्रिप्ट एक्स लिख दो बस। ये देखो यू कॉस थीटा था ना, यू सब्सक्रिप्ट एक्स, बस तीनों फार्मूले हो गए हैं, दिस इज ऑल। लेकिन जब आप किताबें खोलोगे तो उसमें मुश्किल मुश्किल फार्मूले लिखेंगे, क्वेश्चन इससे भी हो जाने हैं, बुक्स वाले से भी हो जाने हैं। अब मैं बुक वाला फार्मूला लिख के दिखाता हूँ, टिपिकल वाला। बुक में वो क्या करता है, ध्यान से सुनो, बुक में क्या करता है। पहले वो लिखेगा, इसकी वैल्यू लिखेगा, ये हमने अभी निकाली थी, इसकी वैल्यू यू सब्सक्रिप्ट वाई बाय टू क्या आएगा, 2u साइन थीटा बाय ग्रेविटी, ऐसे आएगी। अब यू सब्सक्रिप्ट वाई बाय 4 भी लिखना है, ओके। या हम डायरेक्ट ही करके दिखाता हूं, चलो। अगर मैं h का फार्मूला लिखूं, देखो u सब्सक्रिप्ट y, u सब्सक्रिप्ट y का स्क्वायर हो गया, और नीचे आ गया 20। u सब्सक्रिप्ट y को हम लिख सकते हैं u साइन थीटा, u साइन थीटा ऊपर से स्क्वायर लगेगा, और नीचे 20 को ट्वाइस ऑफ ग्रेविटी लिख सकते हैं। तो बुक में आपको ये फार्मूला मिलेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस ग्रेविटी, ये मिलेगा बुक में। जबकि टीचर ने ये आसान बना के दिया। कोई बच्चा कहता है सर मेरे को तो ये भी आसान लगता है, इसमें कोई बात नहीं है। अगर किसी को ऐसे लगता है कि ये भी आसान है, तो गौर, अगला फार्मूला जब मैं लिखूंगा तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो पुराने वाले से कितना कंफ्यूजिंग है। देखो मैं जरा स्पेस बना लूं अपने लिए। देखो बेटे, अब मैं एक नया फार्मूला लिख के दिखाता हूं, सभी बच्चे आर का फार्मूला लिख के दिखाता हूं। आर का पहली ब्रैकेट क्या है, यू सब्सक्रिप्ट वाई बाय 5, आर का फार्मूला। दूसरी ब्रैकेट क्या है, यू सब्सक्रिप्ट एक्स। अच्छा, और एक्स वाला किधर को होता है, एक्स एक्सिस, जिस तरफ एंगल बना होता है वो कोसाइन कंपोनेंट, तो यू सब्सक्रिप्ट एक्स को क्या लिख देंगे, यू कॉस थीटा। लेकिन जिस तरफ एंगल नहीं बना हुआ, वाई एक्सिस की वाला कंपोनेंट क्या लिखेंगे, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करके इतना हिस्सा यू सब्सक्रिप्ट वाई है ये, तो यू सब्सक्रिप्ट वाई कितना लिखा हुआ है, वो लिखा है टीचर ने, यू साइन थीटा, ओके। और नीचे क्या, 5 को क्या लिख देंगे, ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। अब अगला स्टेप देखना, अगला स्टेप बेटे, योर अटेंशन, अगला, ये 2 घूम के ऊपर चला गया, ये बन गया 2, और u मल्टीप्लाई हो गए यू स्क्वायर, और साइन थीटा कॉस थीटा भी बचे पड़े हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे अभी ग्रेविटी बचा पड़ा है। अब देखो एक मैथ का फार्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। तो लिख दिया हमने साइन ट्वाइस ऑफ थीटा, और ये यू स्क्वायर ऐसे ही आ गया, और ग्रेविटी आ गया। ये आर का फार्मूला बना। बुक कहती है ये याद करो, बुक ये भी कहती है एच को ये याद करो, एच को। अब गौर से देखो ये दोनों फार्मूले कितने ज्यादा कंफ्यूजिंग है आपस में, हाउ मच कंफ्यूजिंग, जबकि टीचर के फार्मूले बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, अब टी का फार्मूला भी करके दिखाता हूं, बुक में आपको ये मिलते हैं। टी का फार्मूला दिखाता हूं, टी का टीचर ने ये सिखाया, यू सब्सक्रिप्ट वाई बाय 5, दैट्स ऑल। तो टी का फार्मूला टीचर ने कराया, यू सब्सक्रिप्ट वाई बाय 5, यू सब्सक्रिप्ट वाई को लिख सकते हैं यू साइन थीटा, और 5 को लिख सकते हैं ग्रेविटी बाय 2, 2 घूम के ऊपर चला गया, तो टी का क्या फार्मूला बन गया, टी का फार्मूला बन गया 2u साइन थीटा बाय ग्रेविटी। देखो अब ये 3 फार्मूले देखो टिक वाले, जिनको टीचर ने डबल टिक कर दिया, हाउ मच कंफ्यूजिंग दे आर, दे आर वेरी मच कंफ्यूजिंग टू ईच अदर। लेकिन अगर टीचर के क्वेश्चन उनसे भी सॉल्व हो जाने हैं, क्योंकि इन्हीं से मैंने वो बनाया है, तो क्वेश्चन इनसे भी सॉल्व हो जाने। इनको याद करना कितना आसान है, यू सब्सक्रिप्ट 5/5, सेम ब्रैकेट सेम ब्रैकेट, टाइम वाले में सेकंड ब्रैकेट है ही नहीं 1, आर वाले में सेकंड ब्रैकेट यू सब्सक्रिप्ट एक्स, और एच वाले में सेकंड ब्रैकेट है यू सब्सक्रिप्ट वाई डिवाइडेड बाय 4। जिन बच्चों को ये फार्मूले समझ आ गए हैं, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड।
शाबाश, इनकी डेरिवेशन सर कराएंगे, लेकिन आप ये बॉक्सा बनाओ कॉपियों पे, जल्दी करो। एवरीबॉडी प्लीज मेक दिस बॉक्स, everybody please make this box at the earliest. और एक बॉक्सा उसका भी बना लो जो बुक के फार्मूले हैं, वो भी लिख लो एक अलग बॉक्स में, बुक के फार्मूले जिन पे डबल टिक कर रखा है टीचर ने। चलो बेटे, अब हम एक बात करते हैं, योर स्टूडेंट्स, योर अटेंशन बेटे प्लीज। अब असाइनमेंट के सेकंड पेज पे आओ, सेकंड पेज पे, उसमें से सबसे लास्ट क्वेश्चन देखो, सबसे लास्ट क्वेश्चन कहता है ड्राइव द हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू इतना फॉर एन ओब्लिक प्रोजेक्टाइल where uy is the vertical component of velocity of projection and theta is the angle of projection with the horizontal. ओके, यानी कि इस फार्मूले की डेरिवेशन मांग रहा है वो। ओहो बेटे, इस फार्मूले में ना 4 को काट देना जरा बच्चे, 4 को काट के, ये ऐसे करो, रुको रुको, इसको r को काट के आप ना, r को काट के आप h बना दो, बस h बना दो, हॉरिजॉन्टल रेंज की बजाय वर्टिकल रेंज कर दो, बस r को काट के h बना दो। इसने गलत छाप दिया, रेंज, ठीक है, h बना दो, कैपिटल R को काट के h। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको ड्राइव कैसे करना है। उसने क्वेश्चन करा तो मैं देखते हैं हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो बेटे ध्यान से सुनना, टीचर करवाने लगे हैं अभी। एक क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखो हमने ये प्रूव करना है h इज इक्वल टू यू सब्स्टिट्यूट y बाय 5 और u सब्स्टिट्यूट y बाय 4, इसके बराबर प्रूव करना है हमें पेपर में। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुना, हमने ये बनाया प्रोजेक्टाइल, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ फॉल, और यहां पर u, और ये हो गया जीनत पॉइंट, और ये हो गया h। ओके, अब एक चीज देखना, इस u के दो कंपोनेंट हैं, इस तरफ वाला कंपोनेंट होएगा थीटा वाली साइड वाला u cos थीटा, जिसको u सबस्क्रिप्ट x बोलेंगे, क्योंकि x एक्सिस इधर होती है, y एक्सिस वर्टिकल होती है, और जिस तरफ एंगल नहीं बना हुआ, वर्टिकल के साथ नहीं बना हुआ, उधर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो कंपोनेंट आएगा u sin थीटा, जिसको हम u सबस्क्रिप्ट y बोल देंगे। अब ध्यान से सुना, मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल की मदद करेगा कि वो हाइट को पकड़े, तो समझदार बच्चा कहेगा सर देखो u cos थीटा तो जमीन के अंदर दूरी में मदद करेगा, u sin थीटा उसको हाइट में मदद करेगा। मैंने कहा फिर स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, सर स्टार्टिंग वेलोसिटी है उसकी u cos, नहीं cos नहीं, सॉरी, u sin थीटा, ये उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है। मैंने कहा अच्छा, अब जब टॉप पर पहुंच गई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है ऊपर को, बच्चा कहेगा सर फाइनल हो ही नहीं सकती ऊपर को, क्योंकि ये टेंजेंट ड्रा करनी होती है। अगर यहाँ पॉइंट होता तो टेंजेंट इधर होती, यहाँ पॉइंट होता है तो टेंजेंट इधर होती, तो यहाँ टॉप के ऊपर तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। जब हॉरिजॉन्टल वेक्टर आ जाए तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0। इसका मतलब आप बोलोगे
आप बोलोगे सर फाइनल वेलोसिटी 0 लेनी पड़ेगी z पॉइंट पर। तो मैंने कहा बेटे फिर आप ना ऑर्फन मेथड याद करो। सर कौन से वाला? जिसमें टीचर ने सिखाया था ए एस टी यू इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। तो इसके सामने आपने वैल्यू रख दी। ओके, एस को आपने निकालना है एच के रूप में। ऊपर को जाते हुए एक्सेलरेशन कितना होएगा? अगेंस्ट ग्रेविटी माइनस जी। तो ऑर्फन सिंबल क्या हुआ? ऑर्फन सिंबल वो होता है विच इज नाइदर आस्क्ड नॉर गिवन। टी ऑर्फन सिंबल हो गया टी। अब टीचर बोलेगा ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें टी नहीं होता। तो आपको बोलना सर इस इक्वेशन को यूज करो, इसमें टी नहीं होता, इसमें टी नहीं होता। क्या था हमारा मेथड? ऑर्फन सिंबल ऑफ द स्टेटमेंट शुड मैच द ऑर्फन सिंबल ऑफ इक्वेशन। अगर टाइम ऑर्फन सिंबल है, सर ऑर्फन सिंबल का क्या मतलब? ऑर्फन सिंबल वो होता है जिसके सामने कोई निशान ना लगा हो, डाटा ही ना हो उसको, ना तो पूछा हो ना तो गिवन। तो टी ऑर्फन सिंबल है, इसलिए मैंने वो इक्वेशन यूज करी जिसमें टाइम नहीं है। अब मैं इसमें वैल्यू रखूंगा फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे कैसे, ये देखो इसको फाइनल कह देते हैं, इसको वी इनिशियल कह देते हैं। चलो वी इनिशियल कितना है? यू साइन थीटा, यू साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस। एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी नहीं लिखना, माइनस ग्रेविटी, क्योंकि जमीन से अपोजिट जा रही है बॉडी। और एस की बजाय, एस की यूनिट भी मीटर होती है, हाइट की भी मीटर होती है, तो एस को एच के रूप में पूछा हुआ है हमसे। तो हमने ये पूछा हुआ है देखो, तो इसको एच लिख दिया। अब गौर से देखो दोनों तरफ माइनस माइनस कट गए हैं, तो यू स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और साथ में ग्रेविटी इज इक्वल टू एच आ गया। बुक वाला फार्मूला तो बन चुका, लेकिन हमसे तो ये पूछा हुआ है ये वाला। तो हम क्या कहेंगे, ध्यान से सुनो। अगला स्टेप, एच इज इक्वल टू, इसको यू स्क्वायर साइन थीटा को हम डिवाइड कर 2 बार लिख देंगे, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। और नीचे देखो ट्वाइस और ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू 10 ले लेंगे, 20 बन गया। तो ये जो 20 बना है, इसको 5 और 4 में तोड़ देंगे। ये है बेटे यू सब्सक्रिप्ट वाई, ये भी यू सब्सक्रिप्ट वाई, देखो क्योंकि साइन थीटा वाई एंड वाई। बस आंसर आ गया, देखो इससे मैच करके देखो, सारा आंसर आ गया। जिन बच्चों को ये डेरिवेशन समझ आ गया, ईमानदारी से प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। झूठ भी नहीं बोलना और सुस्त भी नहीं बनना, झूठ भी नहीं बोलना और सुस्त भी नहीं बनना। बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत अच्छे। इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आपने, राइट। अब अरे वेट करो, मैंने लेक्चर ओवर करा ही नहीं, तुम्हारी कॉपियां अंदर चलेगी। टाइम बचा है, टाइम बचा है कि नहीं बचा, पहले ये बताओ बेटे। टाइम आपके पास बचा है, नेक्स्ट क्लास का आ गया, या टाइम अभी बचा है हमारे पीरियड में? अच्छा अगर बचा है तो रेज योर हैंड। पता नहीं क्या बोला, अगर बचा है टाइम तो रेज योर हैंड, इसका मतलब टाइम ओवर हो गया। चलो बेटे बाकी की चीजें नेक्स्ट टाइम आप इस असाइनमेंट को करके आओगे अपनी तरफ से।